Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone and welcome to the class. So in today's session we are going to solve speed test 30 यानी कि बैंकिंग का जो स्पीड टेस्ट नंबर 30 है उसके सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम आज आप लाइव करने जा रहे हैं। तो फटाफट से जिन भी एस्पायरेंट्स को अगर किसी क्वेश्चन में किसी वजह से बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अगर डाउट आया होगा तो आज वो डाउट क्लियर हो जाएगा और हम ग्रामर कंसेप्ट को भी अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है ना। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमें पढ़ना पड़ता है पैसेज। तो यहाँ पे मैं पैसेज आप लोगों के लिए रीड करूंगी और समझाऊंगी कि एक्चुअली उसको समराइज करके यानी स्किमिंग खाली करनी है। हमें पूरा पढ़ना है लेकिन स्किमिंग ऐसे करना है कि ताकि हम जब क्वेश्चंस में जाएं तो वापस से हमें पैसेज में ना आना पड़े। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और इससे आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि हम किस तरीके से स्किम करें पैसेज को। ठीक है, तो ये रहा पैसेज आपके सामने। यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा पैसेज आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर के लिए बना था उस पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो लिखा है द एंटायर एक्सरसाइज ऑफ गेटिंग, जो पूरी की पूरी पूरा का पूरा जो फोकस था, पूरा का पूरा जो काम का फोकस था, गेटिंग आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन effectively abrogated has been marked by executive access, है ना। तो यहाँ पे आर्टिकल 370 को लेकर के सारी चीजें बोली गई हैं। ठीक है, कि आर्टिकल 370 जो था कॉन्स्टिट्यूशन में वहां पे उसको लेकर के जो बातें कही गई हैं, है ना, वहां पे जो आर्टिकल 370 को लेकर के एब्रोगेट किया गया है, एक रिपील किया गया है। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, रिपील करना किसी चीज को। दैट हैज बीन मार्क्ड बाय एग्जीक्यूटिव एक्सेस। द फर्स्ट स्टेप, जो सबसे पहला स्टेप था वो ये था कि टू डिक्लेयर बाय अ प्रेसिडेंशियल डिक्री दैट द गवर्नर जो है विदाउट रिगार्ड टू द फैक्ट दैट ही हैज नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नाउ, अब उनके पास कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है नाउ टू एड एंड एडवाइज हिम, मतलब ना ही उनको हेल्प करने के लिए ना ही उनको किसी भी तरीके की एडवाइस देने के लिए, एंड कैन स्पीक फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, और जो कि राज्य सरकार के लिए कुछ बोल सके, एंड गिव हिज कॉन्करेंस टू एनी मॉडिफिकेशन, यानी कि जो जिस भी तरीके के चेंजेस है उनको लेकर के यहाँ पे बात करी जा रही है। ठीक है, अगर हम कॉन्करेंस की बात करें तो कॉन्करेंस जैसा कॉन्करेंट होता है ना, वैसे ही हम कॉन्करेंस बोलते हैं। कॉन्करेंस क्या होता है, एक ऐसा फैक्ट और इवेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम, है ना, वो एक ऐसा इवेंट दैट एग्जिस्ट एट अ सेम टाइम, है ना, एक ही समय पे कोई चीज इवेंट हो रहा हो। इन द वे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाइज टू जम्मू एंड कश्मीर, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस पे अप्लाई किया जा रहा है, 370 जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरा पॉइंट क्या था, सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे जो लेटेस्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, स्क्रैप द प्रीवियस वन। ऑब्वियसली बात है जो पहले वाला होगा, अगर 370 के पहले वाला जो बना होगा वो कहीं ना कहीं उसको स्क्रैप, वो आउटडेटेड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। एब्रोगेटिंग द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, एब्रोगेट कर देगा, रिपील कर देगा जम्मू एंड कश्मीर को। देन थर्ड, जो तीसरा फैक्ट है, द स्टेट इज अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, जो पूरा का पूरा राज है वो किसके रूल के अंदर है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूल के अंदर, एंड हैज बीन यूज्ड टू अशर इन अ न्यू डिस्पेंसेशन, है ना। तो अगर हम यहाँ पे बोले व्हाट इज दिस अशर, अशर का मतलब क्या होता है, अगर हम अशर का मतलब यहाँ पे बोले तो अशर का मीन क्या होता है, अशर का मतलब होता है वो पर्सन जो शो करता है अपनी सीट्स को, खास करके सिनेमा या थिएटर में, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द थर्ड द फैक्ट दैट स्टेट इज अंडर प्रेसिडेंट्स रूल हैज बीन यूज्ड टू अशर इन अ न्यू डिस्पेंसेशन अंडर विच जम्मू एंड कश्मीर बिकम्स अ यूनियन टेरिटरी, जिसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर है वो क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है विद अ लेजिस्लेचर। एंड लद्दाख, अगर लद्दाख की बात करें, अनदर सच टेरिटरी विदाउट अ लेजिस्लेचर, उसी जगह अगर लद्दाख की बात करें तो बिना लेजिस्लेचर के वो टेरिटरी है। सो इन सम, अगर पूरा ये सारी चीजें मिलाई जाएं, अ purported process to change the constitutional status of a sensitive border state has been achieved without any legislative input or representative contribution from its people। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे एक purported, now you all know what is the meaning of purported, है ना। purported का मतलब क्या होता है, अगर हम purport की बात करते हैं तो इसका मतलब जो चीजें सत्य हैं, that has been accepted to be true, है ना, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है कि चीजें क्या हैं, ट्रू हैं।
तो यहाँ पे आगे वही बात बोल रहे हैं, बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के ही चीजें मान्य करी जा रही हैं। तो यहाँ पे फिर बोला गया जो बाइफर्केशन किया गया स्टेट्स को, मतलब जो डिवाइड किया गया, बाइफर्केशन मतलब जो डिवाइड किया गया इन द पास्ट पहले, दैट कैन नॉट बी साइटेड as a binding precedent as under article 370 of the article 3 of the constitution. The president seeks the views of the legislature of the states, है ना। प्रेसिडेंट क्या करेगा, लेजिस्लेचर जो स्टेट्स के हैं, जो राज्य के हैं, उनका एक व्यू लेगा, उनका ओपिनियन लेगा, इवन इफ कॉन्करेंस इज नॉट मैंडेटरी, चाहे भले ही कॉन्करेंस क्या हो, मैंडेटरी ना हो। अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो जम्मू कश्मीर हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय, जम्मू कश्मीर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक अनइलेक्टेड गवर्नर दैट इज अपॉइंटेड बाय दी सेंटर, जो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया गया है, जो अनइलेक्टेड है। वाइल पार्लियामेंट ने क्या वेंचर किया, टू रेटिफाई द कन्वर्शन of a state into two union territories without any recommendation from the state. बिना राज्य के रिकमेंडेशन के रेटिफाई यानी चेंज करेंगे कि स्टेट को दो भागों में, दो यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया जाए, जम्मू अलग कश्मीर अलग, ठीक है। इफ देयर इज अ लीगल चैलेंज, अगर एक कोई लीगल चैलेंज आता है इन मेजर्स में, तो इट वुड सेंटर क्या करेगा, अराउंड वेदर सच फार रीचिंग स्टेप्स, कहीं ना कहीं दूर दूर तक जिसमें नहीं पहुंच सकते, that could be achieved in the absence of a representative government, ठीक है, by assuming that it's gubernatorial, है ना। अब यहाँ पे देखो ये वर्ड आप लोग वोकैब में पढ़ते रहते हैं, और गवर्नेटोरियल मैंने वर्ड पढ़ाया है, तो गवर्नेटोरियल का मतलब आप लोगों को पता होगा। व्हाट इज दिस गवर्नेटोरियल, गवर्नेटोरियल क्या होगा, गवर्नेटोरियल का मतलब होता है दैट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, है ना। जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है उसे हम बोलते हैं गवर्नेटोरियल, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर इज कॉन्स्टिट्यूशनली केपेबल ऑफ यूजिंग हिज कंसेंट, मतलब उनका कंसेंट लेना है, उनका एक्सेप्टेंस लेना है कि वो अग्री करेंगे कि नहीं, एज दैट ऑफ द एंटायर स्टेट। फर्दर आगे एडिशनली ऐड करते हुए बोल रहे हैं, देयर इज अ सेल्फ एनेबलिंग एस्पेक्ट, एक सेल्फ एनेबलिंग एस्पेक्ट होना चाहिए टू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर आएगा। इट परफॉर्म्स अ हॉप स्टेप एंड जंप फीट, है ना। नाउ दिस इज एन ईडियम गाइस, हॉप स्टेप एंड जंप फीट, इसका मतलब आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है। हॉप स्टेप एंड जंप फीट, इसका मतलब क्या होता है, हॉप स्टेप यानी हॉपिंग करते हैं, एक क्विक मूवमेंट की तरह बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, हॉप स्टेप एंड जंप फीट। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज ए क्विक मूवमेंट, मतलब सडन एक्शन जो लिया जाए, क्विक मूवमेंट, ये ईडियम है। इट हॉप्स ओवर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो जंप करती है, बाय डिक्लेयरिंग दैट द गवर्नर इज द स्टेट गवर्नमेंट, ये डिक्लेयर करते हुए जो गवर्नर है वही आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। इट स्टेप्स ओवर द नीड फॉर एड एंड एडवाइस बाय द मिनिस्ट्रियल काउंसिल बाय सेइंग द गवर्नर्स ओपिनियन इज एनफ, ये कहते हुए कि भाई जो सरकार है, गवर्नर है, जो गवर्नर होते हैं, ओपिनियन, उनका ओपिनियन ही काफी है ना, वो वही एडवाइस देंगे, वही हेल्प के लिए खड़े, बाकी हमें किसी की जरूरत नहीं है। लास्टली यहाँ पे बोल रहे हैं एंड इट जम्प्स ओवर द फैक्ट, और इस फैक्ट में भी आ रहा है दैट देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाउ बाय मेयरली रीडिंग द टर्म, जो इस टर्म को पढ़ सके कि वहां पे बोला जा सके कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, एंड लेटिंग पार्लियामेंट परफॉर्म द रोल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, की पार्लियामेंट को भी स्टेट लेजिस्लेचर की तरह परफॉर्म करने दें। इसीलिए जो प्रेसिडेंट की पावर है, आर्टिकल 370 has been used both to create an enabling provision and to exercise it immediately to modify the order, therefore thereby dispensing with the role envisaged for the state assembly। भाई जब वहां पे गवर्नर को ही सारी चीजें, सारे कह सकते हैं कि कंट्रोल दे रखा है, तो ऑब्वियसली बात है लेजिस्लेटिव असेंबली कहां से होगी। While it is true, अगर ये देखा जाए तो ये बात भी सही है कि 1961 में जो सुप्रीम कोर्ट है upheld the president's power to modify the constitutional provisions, मतलब ये राइट दिया हुआ था कि प्रेसिडेंट की पावर के अंदर ये चीज आती है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो जम्मू कश्मीर में अप्लाई करने हैं वो उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इट इज अ मूट क्वेश्चन वेयर दिस कैन बी इन्वोक्ड टू मेक सच अ रेडिकल चेंज, क्या इस तरीके का एक रेडिकल चेंज देखा जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे आर्टिकल 370 को लेकर के ही क्योंकि सारी चीजें बोली गई है, मैंने बोला ना कि इसको क्या कर सकते हैं, एनविसेज कर सकते हैं, ठीक है। पावर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में होने चाहिए, एक मूट क्वेश्चन हो जाता है, कहीं ना कहीं मूट की अगर हम बात करें तो म्यूट से ही रिलेटेड होता है, दैट इज अ सब्जेक्ट टू डिब्यूट या डिबेट का एक क्वेश्चन बन जाता है, किसका, एक आर्ग्यूमेंट जिससे बनती है ना कि इन चीजों को लेकर के क्या हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, डिबेट हो सकती है।
A functioning state has now been downgraded. एक जो अच्छा खासा चलता फिरता ऑपरेशनल स्टेट था वो डाउनग्रेड कर दिया गया एंड बाइफोकेटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया. इट इज अनकन्विंसिबल, यानी ये कन्विंसिबल नहीं है, ये इसको कंसीव नहीं कर सकते हम, दैट एनी स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर जो होगा वुड एवर हैव रिकमेंडेड इट्स ओन डिमोशन. कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी राज्य ये नहीं चाहेगा ना कि हम अपने आप में क्या हो जाए, डाउनग्रेड हो जाए, डिमोशन मिल जाए हमारे स्टेटस में. सो ट्रू, द स्पेशल स्टेटस, जो एक स्पेशल स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर वाज मेंट टू एन एंड, खत्म होने वाला एक स्टेटस उनका गिर रहा है, बट ओनली विद द कॉन्करेंस ऑफ इट्स पीपल, बट खाली उनके लोगों की वजह से. द सेंटर्स अब्रप्ट मूव disenfranchise them on a matter that directly affect their life and sentiments. उनके sentiments, उनकी लाइफ को हर तरीके से कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा. मैं आपको ये स्किम करते हुए समझा रही हूँ, पढ़ के फिर स्किम करते हुए, ठीक है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है. मोर ओवर आगे एड ऑन करते हुए बोला दैट दिस वाज डन आफ्टर अ मैसिव मिलिट्री बिल्डअप. ये जो मैसिव एकदम मिलिट्री का बिल्डअप हुआ था ना, खूब बड़े उसमें, तो उसी का ये क्या कह रहे हैं, इसी की तरीके से किया गया था. एंड द हाउस अरेस्ट ऑफ सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स, जिनको हाउस अरेस्ट. नाउ अगर मैं आपसे पूछूं हाउस अरेस्ट क्या होता है, कि घर में जाकर के क्या करना, किसी को अरेस्ट करना, है ना. हाउस अरेस्ट का मतलब होता है कि किसी को जेल में ही रखना, प्रिजनर इन वंस ओन हाउस, अपने घर में ही कैदी बना के रखना, है ना. हाउस अरेस्ट का मतलब क्या होता है, घर में ही कैदी बना के रखना. और सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, एंड द कम्युनिकेशन शटडाउन रिवील्स अ साइनिकल डिसरिगार्ड ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स. जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है उनको कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, साइनिकल कर रहा है. अगर मैं साइनिकल की बात करूं तो साइनिकल मतलब क्या होता है, दैट यू नो बिलीविंग दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ, अपने आप से ही मोटिवेट है कि हम यहाँ पे कुछ नहीं होने देंगे, या इस तरीके का सरकार नहीं आएगी, या कुछ भी. सो इट अपीयर्स दैट द करंट गवर्नमेंट, जो करंट की सरकार है वो क्या, इससे समझ में आता है, ऐसा प्रतीत होता है, इट वैल्यूज जम्मू एंड कश्मीर फॉर इट्स demonstrative impact before the rest of the country as a place where a strong nation and its strong leaders show uncompromising political will. मतलब जिसमें बिल्कुल कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, अपनी पॉलिटिकल विल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, बट दे मे हैव अदर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज. कोई भी अनइंटेंशनली कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं, जोग्राफिकली एंड मेटाफोरिकली, है ना. अगर मेटाफोरिकली और जोग्राफिकली देखें तो जम्मू और कश्मीर क्या है, एक कहीं ना कहीं क्राउन है हमारे, कहते हैं ना भारत का ताज है, वो सबसे टॉप पे है ना. सो इट्स पीपल्स एंड लीडर्स हैड चूजन सेक्युलर इंडिया ओवर पाकिस्तान. तो वहां के जो लोग हैं, वहां के जो लीडर्स हैं, उन्होंने भारत को चुना ओवर पाकिस्तान. एंड फैक्ट दैट, और ये भी फैक्ट है, जो इस्लामिस्ट है नेवर रिकंसाइल्ड विद, और इस्लामिस्ट इससे कभी भी सहमत नहीं है. सो द गवर्नमेंट्स एडवेंचरस रूट आल्सो हैज एज बैकड्रॉप एन impending US withdrawal from Afghanistan that will trigger an unforeseeable churn in Islamist politics in the region. Islamists have always viewed Kashmir as a component of their global grievances. Whatever its intent in enabling the full integration of Jammu and Kashmir with India, the decision to alter the state status could have unintended and dangerous consequences. कहीं ना कहीं अब भाई इस्लामिस्ट पाकिस्तान को नहीं चुना, उसके ऊपर किसको चुना है, कश्मीर को चुना है. तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही कहीं ना कहीं पॉइंट उठता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आतंकवाद को भी जन्म दे सकता है. तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या है, ये सारी चीजें बताई गई हैं आर्टिकल 370 से रिलेटेड. राइट एवरीवन, नाउ मूविंग फर्दर विद द क्वेश्चन. आपको समझ में आ गया होगा. अब यहाँ पे आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग द पैसेज इज नॉट ट्रू, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट आपको बतानी है. तो देखते हैं कि क्या है. द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिपील्ड, रिपील्ड मतलब एब्रोगेटेड, है ना. ये क्या है, एब्रोगेटेड, एब्रोगेटेड की जगह ही अब रिपील्ड लिख दिया गया है. सो एज टू रिमूव स्पेशल स्टेटस, जो एक स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर का, वो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए. A matter directly affecting lives of thousands and their feelings, हजारों लोगों की जान के साथ और उनकी फीलिंग्स के साथ, इमोशन के साथ खेला जाए, was taken suddenly by the center, जो सेंटर के द्वारा एक एक्शन लिया गया. The thought that any state or union territory want to demote its status is imperceptible, तो ये बात भी लिखी हुई है, कहीं ना कहीं डिमोट हो रहा है. The purpose behind making Jammu and Kashmir India's part is not dubious at all. भाई जो एक पर्पस है जम्मू एंड कश्मीर को भारत का पार्ट बनाने का, वो उसमें जरा भी बिल्कुल भी डाउट नहीं है. तो यहाँ पे बिहाइंड मेकिंग जम्मू एंड कश्मीर इंडियाज पार्ट, ये लाइन कहीं भी क्या मेंशन है, मुझे तो नहीं दिखी. लास्ट में भी ऐसा कुछ नहीं बोला गया है. तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं, जबकि चूज किया है इंडिया,
ओवर पाकिस्तान। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे जो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 4 विच इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू दी पैसेज। नेक्स्ट क्या है, व्हाट फैक्ट्स हैज और हैव कम, मतलब फैक्ट इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, इन लाइट द आफ्टर द स्पेशल स्टेटस, जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर का, अनएक्सपेक्टेडली केम टू एन एंड, मतलब डिमोट कब हो गया। द प्रेसिडेंट्स इंटरवेंशन इज ट्रिवियल विद रिस्पेक्ट टू इट, जो प्रेसिडेंट का इंटरफेरेंस है वो बहुत ज्यादा ट्रिवियल है, अनइंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू इट। द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैड बीन लॉन्गिंग फॉर दिस, इसके लिए बहुत काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। द डिसीजन टू डू सो वॉज प्योरली ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो देखो सेल्फ इंटरेस्ट वाली बात तो बोली गई थी, है ना, सेल्फ इंटरेस्ट वाली बात तो कही गई थी, तो ऑब्वियस सी बात है अगर लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पे क्या बोला गया है, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट से ही वो सारी चीजें करी जा रही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ओनली सी। ए और बी यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है जिसपे फोकस किया गया हो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the passage, पैसेज के रेफरेंस में why should the earlier division of states, जो पहले मतलब आर्टिकल 370 से पहले जो स्टेट का विभाजन हुआ था, should not be considered as a strong एग्जाम्पल, उसको क्यों नहीं एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल की तरह तय किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया, बिकॉज द वाइटलिटी, मतलब जो इंपॉर्टेंस है डिसीजन मेकिंग की विद कंसेंसस एग्रीमेंट की, वो वॉज डाइल्यूटेड, मिक्स कर दी गई, या ड्यू टू द वाइड डिफरेंस बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ पीपल एंड बॉर्न अर्लियर एंड नाउ, पहले जो पैदा हुए थे और अब जो पैदा हुए उनमें आइडियोलॉजीज में काफी ज्यादा डिफरेंस है, या द लैक ऑफ कंसिस्टेंसी लेड टू अ सिचुएशन वेयर द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स कंसर्न्ड वाजंट वैल्यूड, उनके वैल्यू नहीं रखी गई जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, या 1 और 3 दोनों ही होंगे, या बिकॉज द मैनर इन विच द डिसीजन टू रिवोक 370 वाज टेकन वाज वेरी सिली, तो सिली जैसा तो कुछ है ही नहीं भाई, ये तो रॉन्ग हो गया ना, है ना, ये तो रॉन्ग हो गया। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3, जो कि परफेक्टली ये आपका एंड ऑफ द पैराग्राफ में मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेंशन द रीजन बिहाइंड द इशुएंस ऑफ अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, तो देखो प्रेसिडेंशियल के ऑर्डर के बारे में बात की गई है, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या था ऐसा कुछ भी वहां पे मेंशन नहीं किया गया, तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज नॉट मेंशन्ड इन दी पैसेज। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज इज हाउ हैज द प्रोसीजर, जो प्रोसीजर है उसको कैसे अडॉप्ट किया गया फॉर चेंजिंग द जम्मू एंड कश्मीर टेकन प्लेस, कि जम्मू एंड कश्मीर उसकी जगह प्लेस ले, तो इन द एब्सेंस ऑफ जुडिशरी के एब्सेंस में, या विदाउट एनी इंटरवेंशन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, या विदाउट एनी टेंजिबल कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब जहां पे छूत जैसे होता है, तो इसको तो यहाँ पे कहीं पे बोला ही नहीं गया ना, यहाँ पे तो ये 2 पॉइंट्स खाली मेंशन थे आपके, है ना, जो एंड ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ये चीज लिखी हुई है, आपने पढ़ा भी होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 35 की तरफ, जो कि है टोटली रीअरेंजमेंट का। अब यहाँ पे सेंटेंस रीअरेंजमेंट दिया हुआ है, मतलब एक सेंटेंस है जिसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और एक पार्ट उसमें फिक्स है, एक पार्ट क्या है उसमें ऑलरेडी फिक्स है, तो बाकी पार्ट्स आपको अरेंज करने में क्या प्रॉब्लम होगी, बहुत आसानी से हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन, एक बार इसको आप लोग रीड आउट करिए, एक बार इसको आप लोग रीड आउट करिए और बताइए। लेट अ लोन रेज फ्रेश कैपिटल फॉर ग्रोथ which control the bulk of India's loan market. A resource constrained government means that state-run banks make loan loss provisions for past underwriting mistakes. तो यहां पे जो अंडरलाइन कर रही हूं ये आपका क्या है, फिक्स है, दिस इज फिक्स्ड, ये फिक्स है। Can't expect to get enough of taxpayers money too. तो जब आपका डी फिक्स है यानी कि 4th फिक्स है, तो आपको अरेंज करना है 1 2 3 और 5, बाकी के 5 आपको अरेंज करने हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है कि फ्रेश कैपिटल फॉर ग्रोथ की बात अगर कर रहे हैं, तो फ्रेश कैपिटल फॉर ग्रोथ की अगर बात होगी तो यहाँ पे अगर देखें सेंटेंस किससे स्टार्ट होना चाहिए, लेट अलोन रेज फ्रेश, इससे स्टार्ट नहीं होगा, विच ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है तो इससे भी स्टार्ट नहीं होगा, फिर कांट एक्सपेक्ट इससे भी नहीं स्टार्ट होगा, तो हमारे पास बचा क्या, ऑब्वियस सी बात है ये सिर्फ सी बचा, तो हमारा सी हो जाएगा पहला। सी कहां कहां पहला दिया हुआ है ये आप यहां देख लो और बाकी सबको कर दो एलिमिनेट, इसको कर दो एलिमिनेट। अब सी है
तो सी से रिलेटेड आपका क्या होगा, या तो बी आएगा या तो ई आएगा, तो पढ़ लेते हैं एक बार। और रिसोर्स कॉन्स्टेंट गवर्नमेंट मींस दैट, जो रिसोर्स कॉन्स्टेंट गवर्नमेंट है उसका मतलब क्या है, स्टेट रन बैंक्स जो हैं, जो स्टेट रन बैंक्स है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कांट एक्सपेक्ट टू गेट एनफ ऑफ टैक्स पेयर्स मनी, या फिर विच कंट्रोल जी। अब यहां पे स्टेट रन बैंक्स है तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रोल लिखा है, ये आपका प्लूरल फॉर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे हो जाएगा, या लेट अलोन राइज तो होगा नहीं, तो यहां ऑब्वियस सी बात है इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, तो हम यहां पे बी लिख लेंगे। अब एक बार इसको मैच कर लेते हैं, लोन मार्केट कांट एक्सपेक्ट टू गेट एनफ ऑफ टैक्स पेयर्स मनी टू, किस चीज के लिए, टू व्हाट, can't expect to get enough of taxpayers money to let alone raise fresh capital for growth। तो यहां पे अगर हम देखें तो CB के बाद आपका आएगा E, फिर D आ जाएगा टू मेक लोन लॉस प्रोविजन फॉर पास्ट अंडरराइटिंग, D आपका ऑलरेडी फिक्स था, फिर हमारा आ जाएगा A। तो करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा CBEDA, जो कि आप लोगों ने आंसर कर भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, जो इसको करेक्टली मार्क करेगा। नेक्स्ट है 32, एंड फिस्कल वोज, अगेन यहाँ पे D क्या है आपका, ये फिक्स है, ये पूरा फिक्स है, तो 1 2 3 4 5 लिख लो और यहाँ पे डी लिख लो। अब अरेंज करो, एंड फिस्कल वोज पार्शियल सॉल्यूशंस सच एज मेकिंग टेलीकॉम ऑल्दो ओइंग टू द लिंकेजेस बिटवीन इंडियाज क्रेडिट will have to be faced together, एक साथ हमें फेस करने होंगे, will only backfire yet challenges firms cough up a lot of money suddenly। तो यहां पे अगर हम देखें तो क्या होगा करेक्ट इसका अरेंजमेंट, तो डी तो आपका फिक्स है। अब हम देखें सेंटेंस स्टार्ट किससे हो सकता है, एंड से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि एंड से पहले कोई बात कही गई होगी। बी में आते हैं, ऑल्दो ओइंग टू द लिंकेजेस, क्या इससे स्टार्ट हो सकता है, हो सकता है। फिर क्योंकि यहाँ पे विल लगा है, ऑक्सिलरी वर्ब से कभी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि वो इंट्रोगेटिव ना हो। फिर लिखा है फर्म्स कफ अप अ, तो यहां से हमें कुछ आगे समझ में नहीं आ रहा कि फर्म्स कफ अप अ लॉट ऑफ मनी, जो सडनली है ना, तो ये आपका कहीं ना कहीं कुछ एंड दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास बचा क्या, खाली बी, जो इसको सेंटेंस को स्टार्ट करेगा कि ऑल्दो ओइंग टू दी, जो लिंकेजेस हैं बिटवीन इंडियाज क्रेडिट, तो इंडियाज क्रेडिट क्या है, क्रेडिट फर्म्स है, ये क्या होगा, क्या क्रेडिट फर्म्स होंगे, इंडियाज क्रेडिट एंड फिस्कल वोज की बात कर रहे हैं, जिसमें पार्शियल सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पार्शियल सॉल्यूशंस मिलेंगे, उसकी बात कर रहे हैं। एंड सच एज मेकिंग टेलीकॉम, तो टेलीकॉम को जैसे बनाना है ना, टेलीकॉम को बनाना, एंड फर्म्स कफ अप अ व्हाट, लॉट ऑफ मनी सडनली, एकदम से पैसा बना लेंगे सडनली, will only backfire yet challenges, will only backfire, तभी backfire कर पाएंगे, yet challenges will have to be faced together, क्योंकि challenges को एक साथ क्या करना होगा, फेस करना होगा टुगेदर, है ना। तो BAEDC इसका करेक्ट रीअरेंजमेंट हो गया, जो कि हम मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 3 एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इसको अरेंज करना है, पीपल्स एबिलिटी, पहले डी को हम फिक्स कर लेते हैं, इस डी को हमने फिक्स कर लिया, ठीक, ये फिक्स हो गया, तो चलिए ये डी आपका फिक्स हो गया। पीपल्स एबिलिटी टू यूज दीज अकाउंट्स, लोगों की जो एक एबिलिटी है इन अकाउंट्स को यूज करने की, है ना, ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, जो इंडिया की पॉपुलेशन है, विद कैश ट्रांसफर्स टू डायरेक्टली रीच अ वास्ट चंक इफ नीड बी सो एज टू ब्रिज गैप्स, यानी कि ब्रिज गैप्स मतलब गैप्स को फिल करने का। नाउ इट इज पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट, तो देखो नाउ इट इज पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट, पीपल्स एबिलिटी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर पीपल की एबिलिटी है दीज अकाउंट्स, ये दीज लिखा हुआ है यानी ये पहला तो नहीं होगा, ऑफ इंडिया प्रीपोजिशन स्टार्ट है तो ये भी नहीं होगा पहला, फिर टू डायरेक्टली इन्फिनेटिव से स्टार्ट है तो ये भी पहला नहीं होगा, तो बच्चा हमारे पास क्या, ई, तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पे ई लगाएंगे कि नाउ इट इज पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट, मतलब अब ये संभावित है किसके लिए, सरकार के लिए, क्या, टू डायरेक्टली रीच अ वास्ट चंक, कि डायरेक्टली बहुत बड़े चंक में वो पहुंच सकते हैं, तो यहाँ पे इसके बाद हमारा क्या फॉलो करेगा, सी करेगा, ठीक है, बहुत बड़े वास्ट चंक में पहुंच सकते हैं, किस चंक में, ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, भारतीय जो जनसंख्या है, ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, तो यहाँ पे हमारा बी आ गया, डी ऑलरेडी अरेंज है, ए कर दो, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ECBDA, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट विग्रसली परस्यू, अब यहाँ पे डी ऑलरेडी आपका क्या है, ये आपका फिक्स्ड है, ठीक,
अगेन हम यहाँ पे लिख लो, इस तरीके से अगर लिख लेते हो ना आप लोग तो काफी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो जाते हैं। विग्रसली परस्यू विद द सेंटर द स्टेट गवर्नमेंट शुड टू बी नोन सिंस इट्स लॉन्च about which nothing much has come. Implementation of the defense industrial corridor project. देखो सबसे पहले हमेशा पहला सेंटेंस अगर पता लगा लेते हो ना तो कभी कोई मिस्टेक नहीं होती है। about which से क्या सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। vigorously एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? ये तो क्या है, एक एडवर्ब है ना, इससे सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? नहीं। टू बी नोन से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? सी नहीं। तो इम्प्लीमेंटेशन जेरेंट से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ये इंप्लीमेंटिंग नहीं है, इंप्लीमेंटेशन लिखा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास बचा कौन सा? हमारे पास बचा खाली एकलौता बी, जो पहला सेंटेंस हो सकता है, तो मार्क कर देंगे बी। बी कहां कहां इन तीनों में है, तो इन तीनों को इसको रिजेक्ट कर दो। अब यहाँ पे दो में ए दिया हुआ है और एक में ई दिया हुआ है, तो कौन सा हम माने? चलो पहले देख लेते आएगा कौन सा। कि द स्टेट गवर्नमेंट शुड टू बी नहीं आ सकता। देन शुड इंप्लीमेंटेशन, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, या फिर आपकी और क्या होनी चाहिए? डी आ जाएगा क्या? डी तो अपनी जगह पे रहेगा, फोर्थ नंबर पे ही रहेगा। तो बचा हमारे पास क्या? सिर्फ शुड विग्रसली परस्यू विद दी सेंटर। किसके साथ परस्यू करना होगा? सेंटर के साथ। तो उसके बाद हमारा ए आएगा, ये कंफर्म हो गया, तो ये भी हट गया। अब देखना है ई या सी आएगा, तो यहाँ पे ए आ गया, बी ए आ गया, ठीक है। विग्रसली परस्यू विद दी सेंटर, सो द टू बी नोन, या फिर द अबाउट विच, या फिर और क्या हो जाएगा बताइए? तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास एक ही बताना, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डिफेंस। क्या होगा? जो डिफेंस का इंप्लीमेंटेशन है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, किसके बारे में? अबाउट विच नथिंग मच हैज कम, जिसके बारे में अभी कुछ ज्यादा चीजें नहीं आई हैं। किस चीज के लिए? दैट इज टू बी नोन सिंस इट्स लॉन्च। तो बी ए ई डी सी इसका करेक्ट अरेंजमेंट हो गया, मार्क कर दिया हमने ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या है? वैनिश्ड और गॉन बैंकरप्ट, मतलब या तो एकदम से गायब ही हो गए या वैनिश्ड हो गए। तो ये डी आपका क्या है? फिक्स है, लिख लेते हैं, ये डी आपका फिक्स है, ठीक। अब यहां पे क्या आएगा आपका? क्या लिखा हुआ है? वैनिश्ड और गॉन बैंकरप्ट टू स्क्वीज मनी, मतलब मनी को एकदम स्क्वीज कर लेना, पूरा खाली कर देना। फ्रॉम एन इंडस्ट्री टेलीकॉम ऑपरेटर्स, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जस्ट सीम्स अ डेस्परेट अटेम्प्ट, एक डेस्परेट अटेम्प्ट है, इन विच मोस्ट प्लेयर्स हैव ऑलरेडी द फी दैट गवर्नमेंट इज आस्किंग फॉर, है ना, जिसके लिए पूछ रही है गवर्नमेंट। अब टू से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो टेलीकॉम से हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं? सीधे टेलीकॉम ऑपरेटर जस्ट सीम्स अ डेस्परेट अटेम्प्ट, तो उन्होंने जस्ट अभी सीम किया एक डेस्परेट अटेम्प्ट, तो यहां से भी सेंटेंस हमें कुछ गड़बड़ी लग रहा है। और डी तो हमारा फिक्स है, तो बचा हमारे पास क्या? ई। तो यानी ई से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। ई कहां कहां दिया हुआ है? दो जगह दिया है, तो इनको हम क्या कर देंगे? तुरंत एलिमिनेट कर दो, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो चीजें आसानी से हो जाएंगी। अब ई के बाद हमें देखना है कि बी आएगा कि सी आएगा। गवर्नमेंट इज आस्किंग फ्रॉम, तो फ्रॉम के बाद क्या टू आ सकता है? नहीं आ सकता। तो हमारे पास बचा क्या? फ्रॉम टेलीकॉम ऑपरेटर्स, तो ये सी आपका करेक्ट हो गया, तो यानी ये भी एलिमिनेट हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। टेलीकॉम ऑपरेटर जस्ट सीम्स अ डेस्परेट अटेम्प्ट, किस चीज के लिए? टू स्क्वीज मनी फ्रॉम एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से पैसा किसी भी तरीके से स्क्वीज कर लिया जाए। फिर हमारा आ जाएगा डी, इन विच मोस्ट प्लेयर्स हैव ऑलरेडी, जिसपे बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, दे हैव ऑलरेडी वैनिश्ड और गॉन बैंकरप्ट। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी डी ए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसका करेक्ट रीअरेंजमेंट है। एक दो कोई अरेंज कर लो, बाकी एलिमिनेट करके तुरंत आंसर मार्क कर दो, बहुत कम समय में ये चीज हो सकती है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 टू 40 अब किस में है? आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है? फ्रेजेस दिए हुए हैं, ठीक है, ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को, बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। फ्रेजेस दिए हुए हैं 1 2 3 4। सेंटेंस शुड रिप्लेस द फ्रेज गिवन इन बोल्ड, आपको एक सेंटेंस बोल्ड में दिया होगा, आपको बताना है कौन सा फ्रेज इसको क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है, अगर करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। और अगर करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, देन देयर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। चलो भाई देखो, सेंटेंस आपके सामने है, इसको करके देखो एक बार सभी लोग। देखो क्या लिखा है? अ सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल इज एक्साइटिंग दी चेन्नई बेस्ड कंपनी, जो चेन्नई बेस्ड कंपनी है, आफ्टर फेलिंग टू कंसोलिडेट हिज होल्डिंग्स, अपनी होल्डिंग्स को नहीं कंसोलिडेट कर पाई, इनटू अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस बेहेमोथ। बेहेमोथ मतलब कोई चीज और बहुत जायंट होता है, बड़ा। एमिस्ड अ कैश क्रंच इन इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस होता है या फाइनेंशियल होता है? पहले तो ये बताओ, क्योंकि फाइनेंशियल क्या है? एक एडजेक्टिव है,
और फाइनेंस क्या है, एक नाउन है, क्योंकि नाउन क्या है, बेमोथ, बेमोथ क्या है, एक नाउन है, और इसको मॉडिफाई करने के लिए कौन चाहिए, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के लिए यहां पे क्या होना चाहिए था, फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल इनमें तो दिया नहीं है, ये तो ये है फाइनेंशियल बेहेमोथ अमिडस्ट अ कैश क्रंच। अब यहाँ पे बोले अमिडस्ट अ कैश क्रंच। अब एक चीज बताओ, जब कैश क्रंच की बात कर रहे हैं तो कॉन्सोनेंट के साउंड की अगर हम देखें, अ कैश क्रंच इन, ठीक है, तो यहाँ पे एमिड आएगा, है ना, क्या आएगा, एमिड। एमिस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री की कोई नीड ही नहीं है, तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग है, तो एमिडस्ट ये दिया हुआ है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, और आपका बचा ऑप्शन नंबर 4 जो इसको करेक्टली इस फ्रेज को रिप्लेस करेगा। एक चीज पता चल जाएगी, अपने आप से आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन कभी कभी हमारा आगे भी देख लिया करो, तो इसमें पूरा सेंटेंस आपको ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं पड़ती, खाली वहां तक जाना है जहां पे बोल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इकोनॉमी एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इकोनॉमी मतलब जिसमें एग्रीकल्चर और पब्लिक को इंक्लूड नहीं किया है, सर्विसेज इन्वेस्टमेंट्स इन परहैप्स द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर स्पेशली व्हेन द एक्सपोर्ट आउटलुक इज ब्लीक। अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे क्या है, सर्विसेज इन्वेस्टमेंट, पब्लिक सर्विसेज इन्वेस्टमेंट, क्या यहां पे कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा, इज परहैप्स, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गड़बड़ है ही नहीं। क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमी एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर एंड पब्लिक सर्विसेज, दो चीजें हैं, तो इसलिए सर्विसेज करेक्ट है। इन्वेस्टमेंट इज परहैप्स प्रेजेंट में चल रहा है, एकदम करेक्ट है। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम करेक्ट है, मोस्ट के पहले दा लगा हुआ है, करेक्ट है, तो कोई एरर ही नहीं है, तो आंसर मार्क कर देंगे, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 38, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरी, जो सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरी है न्यूज़पेपर में, हैड पब्लिश्ड एट अ वायर एजेंसी फीड, वायर एजेंसी फीड में पब्लिश की गई विदाउट मॉडिफिकेशंस टू द टेक्स्ट बट द हेडलाइन हैड बीन चेंज, लेकिन हेडलाइन को चेंज कर दिया गया। अब यहां से अगर आप टेंस देखो, क्या लिखा है, हैड बीन लगा है, यानी कि ये सेंटेंस किसमें है, पैसिव फॉर्म में। तो जब यहां पे हैड बीन लगा है तो यहां पे भी बीन लगना चाहिए था, तो यहां पे हैड बीन तो लगा है पब्लिश्ड एट अ वायर एजेंसी, है ना, हैज बीन लगा है, हटा दो, पब्लिश्ड फ्रॉम अ वायर एजेंसी, हैज बीन लगा है, इसको एलिमिनेट कर दो। 1 और 3 में आपको डिसाइड करना है। तो एक बात बताओ, एट अ वायर एजेंसी नहीं होगा, कहां से पब्लिश किया गया है, फ्रॉम वायर एजेंसी, फ्रॉम जो है वायर एजेंसी है वहां से पब्लिश किया गया है, इसीलिए यहां पे आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 38, जो लीडिंग आईटी कंपनी है इन इंडिया स्टेटेड, उसने कहा दैट इट इज येट टू रिसीव्ड एन एविडेंस टू कॉरबोरेट विसल ब्लोअर। नाउ विसल ब्लोअर देखो मेरे मुंह से सही निकल जाता है ना, रिसीव के बाद क्या आता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कोलैबोरेट करेक्ट है, ठीक है, कोलैबोरेट क्या है आपका, करेक्ट है। अब यहां पे क्या है, विसल ब्लोअर क्या होता है, एक पर्सन जो इंफॉर्म करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी पर्सन को जो एक अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा हो, है ना। विसल ब्लोअर क्या होता है, इन्फॉर्म्स, पर्सन इंफॉर्म्स हु डू अनयूजुअल एक्टिविटीज, है ना, जो मिसबिहेवियर एक्टिविटीज करता है या अनलॉफुल एक्टिविटीज करता है, उसको बोलते हैं विसल ब्लोअर, ना कि विसल ब्लो, है ना। तो यहां पे हमारा विसल ब्लोअर तो एक यहां दिया, एक यहां दिया, तो ये तो हटा ही दो, ये तो हटा ही दो, है ना, तो बचा ये और ये। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रिसीव्ड एनी एविडेंस, है ना, और यहाँ पे लिखा है रिसीव एन एनी एविडेंस। तो एक बात बताओ, टू लिखा है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अभी हमने बताया, तो टू रिसीव होगा या रिसीव्ड होगा, तो 1 भी यहां से एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, ऑप्शन नंबर 4 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। Now the complaints follow a strong quarterly earnings performance of the company which raised the lower end of its annual revenue forecasted at upbeat। एक बात बताओ, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, इनका कभी ना आईएनजी फॉर्म होता है ना पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, तो ये गलती तो यहीं से हो गई, फोरकास्टेड नहीं होगा, फोरकास्ट होगा, क्योंकि फोरकास्ट रिमेन्स द सेम इन ऑल द 3 फॉर्म्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, आईएनजी कुछ नहीं होता, फोरकास्ट का फोरकास्ट ही रहता है। तो यहां पे तो फोरकास्टेड दिया है, ये भी हट गया, ये भी हो गया। अब एट अपबीट या ऑन अपबीट, ये हमें डिसाइड करना है, तो क्या होगा, तो हमेशा याद रखना ऑन अपबीट होगा, ना कि अपबीट डिमांड, डिमांड पर, है ना। तो यहां पे ऑन अपबीट डिमांड फॉर इट्स होगा, देयर क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, अर्निंग्स परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, एक सिंगुलर वर्ड की बात कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर है,
तो यहाँ पे देयर नहीं हो सकता, यहाँ पे भी सिंगुलर ही होगा। तो हेंस आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो इसको करेक्ट करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट पहुंचते हैं हम 41 से 45। 3 डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए हैं, यानी कि अब कॉलम वाले हैं। ये कॉलम वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस 3 डिफरेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, 3 डिफरेंट वर्ड्स और फ्रेजेस दिए हैं आर गिवन एंड द फ्रेजेस इन कॉलम 2, और जो कॉलम 2 में फ्रेजेस दिए हुए हैं, है ना, कॉलम 2 में जो फ्रेजेस दिए हुए हैं मे और मे नॉट डिफाइन द वर्ड्स मेंशन इन द कॉलम 1, मतलब कॉलम 1 में हो सकता है उस कॉलम 1 के वर्ड्स को ना डिफाइन कर रहे हो, तो आपको वो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है विच आर अवेलेबल एज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। मतलब आपका जो मीनिंग अगर कॉलम 2 में अवेलेबल है तो आपको वो मार्क करना है, और अगर नहीं अवेलेबल है तो नॉट अवेलेबल आप मार्क कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। चलो, ये आपके सामने एसटी का क्वेश्चन नंबर 41 है। कॉलम 1 क्या है, एंट्रेंचेबल। एंट्रेंचेबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर देती हूँ अपना। एंट्रेंस्ड, एंट्रेंस्ड का मतलब क्या होता है, जब हम एंट्रेंस्ड की बात करते हैं इसका मतलब दैट इज अनलाइकली टू चेंज, अनलाइकली टू चेंज मतलब जिसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर हम नेक्स्ट वर्ड बोले कर्मोद्गमन, है ना, कर्मोद्गमन का मतलब क्या होता है अगर हम यहाँ पे बोले तो क्या इसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, क्या इसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी बता सकता है? हाँ, क्या इसका मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे? कर्मोद्गमन थोड़ा सा टफ वर्ड है बट मीनिंग बहुत इजी है, क्योंकि इसका मतलब होता है कर्मोद्गमन का दैट इज वेरी बैड टेम्पर्ड पर्सन। तो हमें यहाँ पे देखा कि बी का तो मिल रहा है, बी का आंसर मिल रहा है हमें, है ना। एंट्रेंस का एन्यूमरेबल तो नहीं होगा, है ना। फिर एम्बिडेक्स्ट्रस मतलब जो दोनों हाथों से लिख सकता है, सामने ही सामने दिए हुए हैं, इधर उधर नहीं दिए हुए हैं, तो ये भी मीनिंग इसका सेम दिया हुआ है। तो यानी बी और सी में तो मीनिंग डिफाइन किए गए हैं, तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बोथ बी एंड सी आर डिफाइंड। एक बार चेक कर लेना यानी कि ये दोनों आपकी में आवाज आ रही है कि किसी पड़ोसी नेक्स्ट के घर क्वेश्चन में नंबर भी जा रही है 42, आवाज मेरी? डेटरेंट, एनविसेज और हिथर्टो। पड़ोसी के यहाँ तो अब नहीं ये जा रही वर्ड्स तुम्हारे ऑलरेडी आवाज? आप लोगों के पढ़े हुए हैं। हिथर्टो का मतलब क्या होता है, कोई चीज अभी तक, यानी कि अंटिल नाउ, है ना, कोई चीज अभी तक जो हुई है ना, अंटिल नाउ। और अगर एनविसेज का मतलब बोले तो एनविसेज क्या होता है, एक मेंटल पिक्चर होती है ना किसी चीज की, उसके लिए हम यूज करते हैं, फ्रॉम अ मेंटल पिक्चर ऑफ, यानी टू नॉट एग्जिस्टिंग और नॉट नोन, है ना, नॉट नोन आप बोल दो। तो जब हम देखें हिथर्टो तो यहाँ पे लिखा है अप टू अ लेवल, जबकि अंटिल नाउ लिखा है तो ये तो रॉन्ग है। देन टू गेन एडवांटेज बाय मैनिपुलेटिंग अनफेयरली, किसी को मैनिपुलेट कर देना, तो ये भी रॉन्ग दिया हुआ है। डेटरेंट का मतलब समथिंग दैट डिस्करेज, जो आपको डिस्करेज करे, है ना, आपको बिल्कुल नीचा दिखा दे, आप एकदम टूट जाओ, होपलेस हो जाओ, तो यहाँ पे तो इसका करेक्ट मीनिंग दिया है। तो यहाँ पे हम आंसर क्या मार्क कर देंगे, ओनली ए इज डिफाइंड, यानी कि सिर्फ ए की डेफिनेशन दी गई है, बहुत ईजी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कैंटिगरस। अब अगर देखो यहाँ पे कैंटिगरस की बात करें तो क्या ये डिफाइन है यहाँ पे, क्या कैंटिगरस का मतलब क्या होता है, बैड टेम्पर्ड होता है क्या कैंटिगरस का मतलब, क्या कैंटिगरस का मतलब बैड टेम्पर्ड होता है, खुद सोचो। तो बिल्कुल कैंटिगरस का मतलब क्या होता है, बैड टेम्पर्ड, एकदम करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, एकदम करेक्ट दिया हुआ है। और अगर हम अफ्लिक्ट की बात करें तो क्या अफ्लिक्ट का मीनिंग होता है दैट कॉजेस पेन और ट्रबल, क्या अफ्लिक्ट का मतलब होता है कॉजेस पेन और ट्रबल, कोई परेशानी या ट्रबल होती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी इसका मीनिंग करेक्टली दिया है, जिससे आपको दर्द होता है, तकलीफ होती है, ये पेन है ना, कॉजेस पेन और ट्रबल यानी कि जिससे आपको परेशानी होती है। और कंटेम्पलेट का मतलब क्या है, कंटेम्पोरेनियस, कंटेम्पलेट का मतलब कंटेम्पोरेरियस होता है, तो देखो ये दोनों का ही मीनिंग अलग है एक्चुअली। कंटेम्पलेट देखने में एक जैसे लग रहे हैं और कंटेम्पोरेरियस, लेकिन इनके मीनिंग अलग है। कंटेम्पलेट का मतलब होता है व्हेन यू लुक थॉरली एट समथिंग, किसी चीज पे एकदम थॉरली आप देखते हो, लुक थॉरली, है ना। और कंटेम्पोरेनियस, है ना, कंटेम्पोरेनियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दैट अकर्स एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है अकर्स at a same period of time। तो हमारा यहाँ पे क्या क्या डिफाइन है, ए और बी, तो आंसर मार्क कर देंगे, बोथ ए एंड बी आर डिफाइंड, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 44,
गैरिलस, गैरिलस की मीनिंग देखो सभी को पता है। गैरिलस मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, जो बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं। और प्रिटरनैचुरल, देखो प्रिटरनैचुरल का भी मीनिंग आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, क्योंकि जिसका मतलब होता है बियॉन्ड व्हाट इज नॉर्मल और नेचुरल, मतलब जो चीज नॉर्मल और नेचुरल उससे एकदम अलग। तो ये तो इसका मीनिंग डिफाइन है। एफिनिटी क्या होता है? एमिकेबल तो होता है फ्रेंडली, लेकिन एफिनिटी क्या होता है? अगर एफिनिटी की बात करें तो इसको हम बोलते हैं एम्पैथी। तो यहां पे ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। प्रिटरनैचुरल का मतलब क्या हो गया? बियॉन्ड व्हाट इज नॉर्मल। तो ओनली ए इज डिफाइंड, तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 1 दैट ओनली ए इज डिफाइंड। क्या होगा? या सॉरी ए नहीं होगा, बी डिफाइन है ना, बी डिफाइन है तो बी होगा, नॉट ए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है? लर्च। देखो लर्च का मीनिंग बहुत आसान है। लर्च का मतलब क्या होता है? दैट एक अनकंट्रोलेबल मूव, मतलब जितना चाहो उतना मूव करो इधर उधर, लुढ़को कहीं पे भी। तो ये करेक्टली दिया हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है? जो चीज पहले कभी ना हुई हो, तो ये भी करेक्ट दिया हुआ है। इम्पिसेंट का मतलब क्या होता है? दैट इज पावरलेस, जिसके पास बिल्कुल पावर ही नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ताकत नहीं है। तो ये भी एकदम करेक्टली डिफाइन है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पूरा डिफाइन है तो ऑप्शन मार्क करेंगे ऑल आर डिफाइंड, और पूरे डिफाइन ना होते तो मार्क कर देते ऑल आर नॉट डिफाइंड। तो दोनों ही सूरतों में आपको मार्क करना होगा ऑप्शन नंबर 5, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। अब इंस्ट्रक्शन में बढ़ते हैं। आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं फिल इन दी ब्लैंक्स से, जिसमें आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करके आंसर अपना मार्क करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 46 क्वेश्चन नंबर से। विदाउट एनी फेल, स्कूल्स, जो स्कूल है दैट सेंड चिल्ड्रन फॉर डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ मनी, जो स्कूल बच्चों को दरवाजे दरवाजे मतलब हर डोर टू डोर भेजते हैं पैसे कलेक्ट करने के लिए, कुछ कारण की वजह से, विल बी अंडर दी चाइल्ड राइट्स एक्ट। वो किसके अंडर आता है? विल बी हेल्ड एट, मोर्न्ड एट, लिबरेटेड एट, डिस्टेंस्ड एट और प्रोसिक्यूटेड। तो हेल का मतलब क्या होता है? हेल स्टॉर्म जैसे होता है ना, यानी कि वेलकम्ड। हेल्ड का मतलब आप इस तरीके से कहते हो वेलकम्ड। ठीक, अगर डिस्टेंस बोले तो डिस्टेंस तो कहीं ना कहीं दूरी के लिए यूज करते हैं। लिबरेटेड मतलब जहां पे फ्रीडम आती है, जहां पे फ्रीडम आती है। तो यहां पे आपका क्या होगा? अगर प्रोसिक्यूट बोले तो यानी कि दैट कंडक्ट लीगल प्रोसीडिंग्स, है ना, चाइल्ड राइट एक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये कंडक्ट क्या करता है? लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक, अगर मोर्न की बात करें तो मोर्न यानी कहीं ना कहीं दुख के बारे में बात करते हैं। तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, चाइल्ड राइट्स एक्ट की बात कर रहे हैं, कोई लॉ से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लीगल प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर, जो यहां पे फेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द डोर्स ऑफ मेनी ऑफ द बसेस गेट जैम्ड, बहुत सारी बसेस की नहीं, जब आप कहीं ट्रैवल करते हो तो जैसा लगता है जाम हो गई है, ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स एंड फायर, एक्सीडेंट और फायर की बजाय। तो इमरजेंसी जो एग्जिट होती है वर प्लान टू स्पीड अप दी ऑपरेशन, मतलब जो स्केप ऑपरेशन है, मतलब जो भागने का, जो इस डेंजर से बाहर निकलने का ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो सर्विस यू ऑल नो, रेस्क्यू मतलब निकल सके, पेरिल क्या होता है? डेंजर की बात करते हैं, यानी कि खतरे की बात कर रहे हैं, रिकवर मतलब किसी चीज से रिकवरी हो जाए, और एक्विट का मतलब क्या होता है? किसी को छोड़ देना, जाने देना, यानी कि लेट गो। तो यहाँ पे रेस्क्यू की बात हो रही है क्या? क्या यहाँ पे रेस्क्यू की बात हुई? ऑब्वियस सी बात है, इमरजेंसी एग्जिट इस तरीके से प्लान किए गए ताकि जो रेस्क्यू ऑप्शन है उनको निकालने का जो काम चल रहा है वो जल्दी से हो जाए। तो रेस्क्यू इज द करेक्ट ऑप्शन, तो आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 2, जो यहाँ पे करेक्टली फिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द एक्सपेंस ऑफ हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जो हाई स्कूल और 12th का जो एक्सपेंस है, खर्चा है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट, फ्रेम्स अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेकुलेट्स या शिफ्ट्स या मेक्स या कॉजेस। तो कहीं ना कहीं यहाँ रीजन दे रहे हैं, लेकिन हम स्पेकुलेट्स की अगर हम बात करें, बाकी मीनिंग तो इजी है। स्पेकुलेट की बात करें तो स्पेकुलेट का मतलब क्या होता है? रिस्क। और यहां पे करेक्टली कौन सा वर्ड बैठ रहा है भाई? स्टूडेंट को क्या करता है? ड्रॉप करने के लिए कितना ज्यादा खर्चा होता है कि बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मेक्स अ नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ पे करेक्टली आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, वी हैव एन इम्बैलेंस स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो हेल्थ सर्विसेज है ना, हमारी हेल्थ है ना, जो वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, कुछ भी चीजें बैलेंस नहीं है। इन द सेंस, किस सेंस में? दैट वी डोंट प्रोवाइड फ्री इम्यूनाइजेशन, हम किसी को फ्री इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड नहीं करते, बट प्रोवाइड फॉर फ्री क्योर ऑफ डिसीजेस, है ना, लेकिन फ्री क्योर देते हैं डिसीजेस का, दैट इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ दैट वेरी। तो ऑब्वियस सी बात है, इम्यूनाइजेशन की, इम्यूनिटी की ही बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे भी क्या आ जाएगा?
इम्यूनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 करेक्टली फिट हो जाएगा। और कॉन्स्टर्नेशन क्या होता है? कॉन्स्टर्नेशन होता है डिस्ट्रेस। कॉन्स्टर्नेशन क्या होता है? डिस्ट्रेस को बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया ये चीज? नाउ लास्ट क्वेश्चन है इस एसटी का। इन दी ऑफ अ रोड मोस्ट रेसिडेंट्स वर ईदर फोर्स टू वॉक और यूज हॉर्सेस फॉर कम्यूटिंग, मतलब आने जाने के लिए या तो वॉक करते थे या हॉर्सेस का इस्तेमाल करते थे। तो इन दी हेंस ऑफ अ रोड, चांस ऑफ अ रोड, सस्टेनेंस ऑफ अ रोड, प्रेजेंस या एब्सेंस। ऑब्वियसली बात है, जब रोड नहीं होगी तभी तो। सस्टेनेंस का मतलब तो मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस होता है, लेकिन जब रोड नहीं है तभी तो वो वॉक करके या हॉर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है एब्सेंस आ जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 4 एज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से हर वीक हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे एसटी सॉल्यूशन सभी सब्जेक्ट्स का। तो जुड़े रहिएगा महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। टिल देन, थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.